हाल ही में किस जापानी कंपनी ने अपनी पहली पुनः प्रायोज्य रॉकेट का सफल लॉन्च और लैंडिंग परीक्षण किया है? इसका करेक्ट आंसर है होंडा। होंडा ने अपनी पहली पुनः प्रायोज्य रॉकेट का सफल लॉन्च और लैंडिंग परीक्षण किया है। यह परीक्षण 17 जून 2025 को किया गया और जापानी ऑटोमोबाइल दिग्गज कंपनी होंडा के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धियों में से एक है। यह परीक्षण जापान के होक्काइडो प्रांत के टाइकी टाउन स्थित होंडा के लॉन्च केंद्र पर हुआ। यह परीक्षण होंडा की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आधिकारिक एंट्री को चिन्हित करता है और यह कंपनी को स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियों के साथ उसी लीग में ला खड़ा कर देता है। अमेरिका और चीन के बाद पहली बार किसी कंपनी द्वारा सफल पुनः प्रायोज्य रॉकेट परीक्षण किया गया। यह वैश्विक व्यावसायिक अंतरिक्ष क्षेत्र में नया प्रतियोगी जोड़ता है। यह सफल परीक्षण स्पेस टेक्नोलॉजी में विविधता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। परीक्षण के उद्देश्य: रॉकेट की पुनः प्रायोज्यता, तकनीकों की व्यावहारिकता का प्रदर्शन करना और इसके साथ प्रक्षेपण और अवतरण के दौरान स्थिरता की जांच करना और साथ ही सटीक लैंडिंग तकनीक का परीक्षण करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लाइसेंसिंग दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाया है? इसका करेक्ट आंसर है फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर लाइसेंसिंग दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना 29.6 लाख रुपए का है और यह उल्लंघन रिजर्व बैंक द्वारा की गई निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान सामने आया। यह उल्लंघन कार्रवाई बैंक की परिचालन और नियामकीय प्रक्रियाओं की ISC 2024 यानी नियामकीय मूल्यांकन हेतु वैधानिक निरीक्षण के तहत समीक्षा के बाद की गई, जिसमें इसकी अनियमितताएं पाई गईं। उल्लंघन की प्रकृति: निरीक्षण के दौरान RBI ने पाया कि कुछ ग्राहकों के खाते में निर्धारित अंतिम तिथि के बैलेंस सीमा को बार बार पार करने की अनुमति दी, जो RBI दिशा निर्देशों के खिलाफ है। फिनो पेमेंट्स बैंक ने कुछ खातों में ग्राहकों को उनकी दैनिक जमा सीमा से अधिक राशि रखने दी। RBI के नियमानुसार पेमेंट्स बैंक किसी भी ग्राहक से मात्र एक निश्चित सीमा तक ही जमा स्वीकार कर सकते हैं, ताकि सिस्टमेटिक जोखिम को कम किया जा सके और उनके सीमित बैंकिंग मॉडल को बनाए रखा जा सके। हालांकि इससे फिनो पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या अनुबंध की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यह आश्वासन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ग्राहकों को यह स्पष्ट करता है कि यह जुर्माना बैंक की आंतरिक अनुपालन खामियों के कारण लगाया गया है, न कि उनके व्यक्तिगत लेन देन के कारण। भारत किस देश को अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित लोकोमोटिव निर्यात करेगा? इसका करेक्ट आंसर है गिनी गणराज्य। भारत गिनी गणराज्य को अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित लोकोमोटिव निर्यात करेगा। यह भारतीय निर्माण क्षेत्र और वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। बिहार के मारहोरा रेल फैक्ट्री से निर्मित भारत के पहले स्वदेशी लोकोमोटिव का निर्माण किया जा रहा है। यह कदम रेलवे निर्माण क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है और भारत अफ्रीका आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह परियोजना भारत और गिनी गणराज्य के बीच 3000 करोड़ के सौदे के साथ शुरू हुई है। इसके अंतर्गत 3 वर्षों में 150 लोकोमोटिव का निर्यात किया जाएगा। इन इंजनों का उपयोग गिनी के सिम्फेर सिमांडू लौह अयस्क परियोजना, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी खनन परियोजना में से एक है, में किया जाएगा। इन लोकोमोटिव्स को भारतीय इंजीनियरों द्वारा अत्याधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के साथ तैयार किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करता है। इस परियोजना से बिहार में रोजगार सृजन होगा और भारत की निर्यात छवि को भी बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका करेक्ट आंसर है शिव सुब्रमण्यम रमन। हाल ही में पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में शिव सुब्रमण्यम रमन ने पदभार संभाला। भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को उनकी नियुक्ति की थी और इन्होंने 20 जून 2025 को औपचारिक रूप से अपना पदभार संभाला। वे दीपक मोहंती का स्थान लेंगे और इनका कार्यकाल 5 वर्षों यानी 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तब तक रहेगा। यह नियुक्ति ऐसे समय में की गई है जब भारत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और वात्सल्य योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से पेंशन कवरेज को
औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में गहराई से विस्तारित करने की दिशा में प्रयासरत है। शिव सुब्रमण्यम रमन, जो सिबडी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रहे, इसके अलावा वे कई पदों पर रहकर कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा उन्हें दशकों का नियामक, लेखा परीक्षण और विकासविद का अनुभव है। 21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस वर्ष इसका कौन सा संस्करण था? इसका करेक्ट आंसर है 11वां। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इसका इस वर्ष 11वां संस्करण था। हर साल इसे 21 जून को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम रही योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इस दिवस का उद्देश्य है स्वास्थ्य, कल्याण और शांति के लिए योग के लाभों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। 21 जून का महत्व: यह दिन ग्रीष्म अयनांत के साथ संयोग रखता है और यह दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। यह दिन अधिकतम प्रकाश लाता है और योग परंपराओं में इसे आध्यात्मिक जागरण के संक्रमण काल के रूप में माना जाता है। भारत द्वारा योग दिवस का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र यानी 2014 में रखा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की गई। 2015 में पहला योग दिवस मनाया गया था और इसकी थीम रही थी सामंजस्य और शांति के लिए योग। योग का इतिहास: योग शब्द संस्कृत के युज यानी एकजुट होना से लिया गया है, जो मन और शांति के सामंजस्य का प्रतीक है। इसका प्रमाण मुहरों और जीवाश्मों के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता में तथा वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसे पतंजलि के योग सूत्र में व्यवस्थित रूप से संकलित किया गया था। योग भारतीय दर्शन के षट दर्शन परंपरा में से एक है। HSBC चैंपियनशिप 2025 कार्लोस अल्कराज ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर यह खिताब जीता? इसका करेक्ट आंसर है चेक गणराज्य है। HSBC चैंपियनशिप 2025 क्वींस क्लब के फाइनल में कार्लोस अल्कराज ने चेक गणराज्य के जीरी लेहे को हराकर यह खिताब जीता। यह उनका दूसरा क्वींस क्लब खिताब था और इन्होंने अपना पहला खिताब 2023 में जीता। इस सीजन का उनका यह 5वां खिताब था। कार्लोस अल्कराज एक स्पेनिश खिलाड़ी हैं। यह उनके करियर की 21वीं टूर लेवल ट्रॉफी है। बजाज आलियांज ने भारत में किस प्रकार की बीमा योजना की शुरुआत की है? इसका करेक्ट आंसर है राज्यवर स्वास्थ्य बीमा योजना। बजाज आलियांज द्वारा भारत में राज्यवर स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई, जो स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नवाचार मानी जा रही है। 20 जून 2025 को इसकी शुरुआत की गई। भारत के विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य सेवा ढांचे, इलाज की लागत और रोगों के प्रकार में भारी भिन्नता है। ऐसे में यह पहली सस्ती और आवश्यकता आधारित बीमा योजनाओं की मांग को पूरा करती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अभी तक बीमा नहीं मिला है क्योंकि इनका प्रीमियम अधिक होता है। यह योजना स्थानीय अस्पतालों की संरचना, इलाज की लागत और क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रवृत्तियों के आधार पर निर्धारित है। राज्य के अनुसार प्रीमियम में 10 से 15% का अंतर होता है, जो आयुष्मान भारत या किसी निजी बीमा योजनाओं के तहत नहीं आते। यह योजना उन्हें लक्षित करती है, जैसे शहरी निम्न मध्यम वर्ग और ग्रामीण मध्यम वर्ग। इस योजना के उद्देश्य बीमा कवरेज में अंतर को कम करना और उन वर्गों को लक्षित करना जो अधिक लागत के कारण बीमा से वंचित हैं। यह योजना सर्वजन स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य से मेल खाती है। इसके अलावा रोगों की स्थिति से लेकर स्वास्थ्य सेवा की लागत तक यह योजनाएं राज्य विशिष्ट जरूरतों के अनुसार तय की गई हैं। इस योजना के प्रभाव: परंपरागत रूप से भारत में स्वास्थ्य बीमा जोन आधारित प्रीमियम मॉडल पर आधारित था। वहीं बजाज अलायंस का राज्य आधारित मूल्य निर्धारण और अधिक सूक्ष्म डेटा आधारित दृष्टिकोण को अपनाता है। यह पहल माइक्रो इंश्योरेंस और समावेशी स्वास्थ्य वित्त के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित कर सकती है।